जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 के लिए मैंने जीके जीएस की एक सीरीज़ शुरू की है। उस सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके का एक और नया मॉक टेस्ट। 25 प्रश्न होंगे, इसमें 15 मिनट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो मॉक टेस्ट है वो हर रोज़ 8 PM पर ये अपलोड होता है, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया है। पहला प्रश्न, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त रेगुर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कपास की खेती के लिए जो रेगुर मिट्टी है, इसका अन्य नाम क्या है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, काली मिट्टी जो है इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और ये कपास कल्टीवेशन के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, मैं बात करूँ काली मिट्टी की, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो दोस्तों दक्कन का पठार जो है इसमें काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी की सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से बनी है। वॉल्केनिक इरप्शन जब हुआ तो उसके बाद जो लावा निकला और उसके बाद लावा जैसे जैसे ठंडा होता गया तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी की सबसे खास बात यह है कि इसमें नमी धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नमी धारण क्षमता ज़्यादा होती है। और दूसरा, गर्मियों के दिनों में इसमें दरारें पड़ने लगती हैं, क्रैकिंग होने लगती है, तो इसको क्रैकिंग भी कहा जाता है। काली मिट्टी की विशेषता ये है कि नमी को बहुत ज़्यादा ये धारण करती है। दूसरा, इसमें गर्मियों के दिनों में या जो ड्राई मौसम होता है उसमें इसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्लियर, याद रखिएगा। तो काली मिट्टी दक्कन के पठार में मिलती है और जो ज्वालामुखी लावे के ठंडे होने से बनी है। क्लियर, याद रखना। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, तो वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। क्लियर, याद रखना। लेटराइट मिट्टी की बात करूँ तो ऐसे स्थानों पर मिलती है जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और ढलान वाले क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ 5 दिसंबर को हर साल विश्व मृदा दिवस होता है। तो वर्ल्ड सोइल डे हर साल कब होता है? जब होगा आपका 5 दिसंबर को। हमसे पूछा गया था रेगुर मिट्टी का अन्य नाम, काली मिट्टी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नदी ब्रत गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है और यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों, ब्रत गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को, और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, नासिक जगह है, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये आप याद रखिएगा गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की ना 3 सहायक नदी बड़ी पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। वो है आपकी प्राणहिता, ये बहुत आती है आपके एग्जाम में। मंजिरा या मंजिरी बहुत आता है, तो मंजिरा नदी। ठीक है, बेन गंगा बहुत पूछता है, बेन गंगा किसकी सहायक है? तो गोदावरी की। पेन गंगा बहुत आता है आपके एग्जाम में, पेन गंगा। पूर्णा बहुत आता है आपके एग्जाम में, पूर्णा। वर्धा बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। तो ये सारी नदी जो मैंने आपको बताई हैं, प्राणहिता, मंजिरा, पूर्णा, वर्धा, बेन गंगा, पेन गंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी हैं। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपका, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कृष्णा की 2 सहायक नदी बताओ, तो कृष्णा की ना एक भीमा नदी बहुत पूछता है एग्जाम में, भीमा। एक कोयना बहुत आती है, तो कोयना भी कृष्णा की सहायक नदी है। एक तुंगभद्रा बहुत आती है आपके एग्जाम में, तुंगभद्रा, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तो भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, और आप याद रखना मूसी, तो मूसी नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो कावेरी की तो काबिनी है, ठीक है, काबिनी। दूसरा आपका भवानी, भवानी नदी भी कावेरी की सहायक है। अमरावती बहुत आता है आपके एग्जाम में, तो अमरावती नदी आपकी ये भी कावेरी की सहायक नदी है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। हमसे पूछा गया था ब्रत गंगा, आंसर होगा आपका गोदावरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड है और प्रमुख रूप से किस राज्य के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है? तो हमें बताना है कि मोनाजाइट सैंड जो है वो कहाँ मिलता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में मिलता है। ठीक है, केरल, याद रखिएगा। केरल भारत के पश्चिमी तट का राज्य है, अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है। तो केरल जो है, यहाँ पे मोनाजाइट सैंड के भंडार पाए जाते हैं और मोनाजाइट सैंड से क्या निकलता है? थोरियम धातु निकलती है। केरल, केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। और द एबोर्ड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, भगवान का अपना घर। एबोर्ड ऑफ गॉड किसको कहा गया है? तो केरल को कहा जाता है। केरल की राजभाषा क्या है? तो मलयालम है। ठीक है, मलयालम केरल की राजभाषा है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, केरल में ना एक झील है सस्तम कोट्टा,
तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सस्टम कोट्टा झील ये किस राज्य में है, तो केरल में, और ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है केरल की, और इसे झीलों की रानी कहा जाता है। तो केरल की सस्टम कोट्टा झील को झीलों की रानी कहा जाता है। और केरल का एक शहर है कोचीन, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा गया है। ठीक है, याद रखना मोनाजाइट भंडार कहाँ मिलेंगे, केरल में मिलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कृषि की वह पद्धति जिसमें वनों को साफ करके कुछ वर्षों तक खेती की जाती है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहलाती है। तो दोस्तों ऐसी जो पद्धति है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी भारत में झूम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले पेड़ों को काटा जाएगा, जैसे ये वन है ना, ये वन है, पहले वनों को काटा जाएगा, काटा जाने के बाद में भूमि को समतल किया जाता है। तो समतल करने के बाद वो खेती की जाती है और कुछ समय के बाद वो खेती फिर छोड़ दी जाती है। तो ये झूम कल्टीवेशन, इसमें सबसे ज़्यादा हानि क्या है कि इसमें वन बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं। झूम कल्टीवेशन एक प्रकार की खेती का तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जाए कि कुछ वर्षों तक खेती करके फिर छोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एक प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है पोडू, तो पोडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होती है, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पोडू कहा जाता है। एक है पामा डाबी, ये भी बहुत आपके एग्जाम में आता है, पामा डाबी। तो उड़ीसा में ना जो झूम खेती होती है उसको पामा डाबी बोलते हैं, पामा डाबी। ठीक है, याद रखना। एक होता है आपका पोनम, पोनम भी बहुत आता है आपके एग्जाम में। तो केरल में झूम कृषि को पोनम कहा जाता है, पोनम। क्लियर, याद रखना। एक है दहिया, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और ये कब बुलाया जाएगा, जब भी साधारण विधेयक को लेकर, ये जरूर ध्यान रखना, साधारण बिल को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। और जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, याद रखना। और मैं आपको एक नोट करा दूं, धन विधेयक जो मनी बिल होता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों विधेयकों के संबंध में संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं किया जा सकता। ये जरूर याद रखना, संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण बिल पर गतिरोध उत्पन्न होने पर बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 108। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी की जाने वाली रिट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी अधिकारी को रिट जारी करता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो उसको बोला जाता है मैंडेमस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मैंडेमस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में ना दो तरह से रिट आप दायर कर सकते हैं संविधान के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के तहत रिट दायर कर सकते हैं। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो वो होता है मैंडेमस की रिट। क्लियर, मैंडेमस। और मैं ये भी बता दूं, जो रिट शब्द का प्रावधान हमारे संविधान में आया वो कहाँ से आया था, तो ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में रिट कॉन्सेप्ट लिया गया है। क्लियर, याद रखना, ब्रिटेन के संविधान से रिट लिया गया है। और संविधान में कितने प्रकार की रिट है, वो है आपकी 5 प्रकार की रिट। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समावेश हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, कितने अनुच्छेद हो गए, जब होगा ऑप्शन बी, 5 अनुच्छेद आते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 14 कहता है कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है कि आप किसी व्यक्ति के लिंग, उसके जाति, उसके जन्म स्थान आदि के उसकी जाति के आधार पर, है ना, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में क्या कहा गया, तो ये रोजगार के मामले में अवसर की समानता की बात करता है। 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद हैं 14 से 18, तो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 5 अनुच्छेद हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा था, बसंत कृष्ण वैद ने लिखा है।
वसंत कृष्ण वैद, और ये हिंदी भाषा में लिखा है। तो बसंत कृष्ण वैद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान की स्क्रिप्ट अपने हाथ से हिंदी भाषा में लिखी है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली जो हमारे देश में है वो आर्टिकल 54 में लिखी गई है संविधान में। आर्टिकल 54 के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो क्या लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं? ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य तो ये भाग नहीं ले सकते, जबकि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग ले सकते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य और दूसरा मनोनीत होने वाले सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। क्लियर, याद रखिएगा। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में बैंकिंग प्रणाली में तरलता समायोजन सुविधा LAF के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी को RBI के पास किस दर पर जमा करते हैं? दोस्तों, जब RBI बैंकों से पैसा लेके अपने पास जमा करता है, इसको बोलते हैं रेपो रेट, सॉरी रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर, याद रखना। रेपो रेट में क्या होता है? तो रेपो रेट में होता है कि RBI बैंकों को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, तो वो तो होगी रेपो रेट। अब दूसरा, RBI बैंकों को लोन देगा किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो होगा आपका बैंक रेट। तो ये दोनों आप याद रखना, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म होता है और बैंक रेट में लॉन्ग टर्म होता है। और RBI जो है ये कब बना था? 1934 में। और RBI की स्थापना कहाँ हुई थी? जवाब होगा कलकत्ता में हुई थी। क्लियर। अगला प्रश्न क्या कहा गया? प्रसिद्ध खेल शब्दावली स्लैश पेनल्टी कॉर्नर और स्कूप का संबंध किससे है? दोस्तों, स्लैश, पेनल्टी कॉर्नर और ये हॉकी में होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, हॉकी। और मैं आपको बता दूं, हॉकी की एक शब्दावली और होती है, वो होती है बुली। तो हॉकी का खेल जब प्रारंभ होता है ना, तो उसको बुली कहा जाता है, बुली। हॉकी के खेल शुरू करने की प्रक्रिया बुली कहलाती है, ठीक है। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी का जादूगर कौन है? ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्लियर, याद रखना। तो पेनल्टी कॉर्नर और स्कूप ये हॉकी में होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? प्राचीन भारतीय इतिहास पर कालजयी पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है, जो कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताती है? तो राजतरंगिणी किसने लिखी? आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्हण के द्वारा लिखी गई है, कल्हण। ठीक है दोस्तों, याद रखना। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण है। और ये लोहार वंश के राजा जयसिंह के समकालीन थे। तो जम्मू कश्मीर में लोहार वंश का कभी शासन होता था और उसके राजा थे राजा जयसिंह। राजा जयसिंह के समकालीन थे कल्हण। और इन्होंने 12वीं शताब्दी में कश्मीर का क्या इतिहास रहा उसके बारे में लिखा है। और ये संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। राजतरंगिणी संस्कृत में लिखी गई है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? आधुनिक युग की प्रसिद्ध आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाब होगा मिल्खा सिंह। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, मिल्खा सिंह। इनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, उड़न सिख कहा गया है, ठीक है। मिल्खा सिंह, जिनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। क्लियर। यहाँ मैं बता दूं, अभिनव बिंद्रा ये भारत के एक शूटिंग खिलाड़ी हैं। और भारत के इतिहास में सबसे पहला व्यक्ति कौन सा था जिसने ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलवाया था? तो अभिनव बिंद्रा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत को शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में गोल्ड दिलवाया था। तो ये भारत के इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। आज तक 2 ही व्यक्ति ऐसे हुए, एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड जीता है व्यक्तिगत कैटेगरी में। ये भी आप याद रखना। और अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा क्या है? ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री। तो ए शॉट एट हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की। यहाँ लिखा गया मैरी कॉम, मैरी कॉम की आत्मकथा बहुत आती है आपके एग्जाम में, अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा मैरी कॉम की। हमसे पूछा गया था रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य कथकली में विभिन्न पात्रों के मनोभावों को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से चेहरे के रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हरा रंग क्या बताता है? दोस्तों, हरा रंग जो होता है ना, ये कुलीनता, सद्गुण और वीरता का परिचायक होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। कथकली डांस जो है ये केरल से उत्पन्न हुआ है, ये भी आप याद रखना। और कथकली का प्राचीन नाम क्या है? वो है रामनट्टम।
तो कथकली को रामनट्टम भी कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कथकली रामनट्टम। और मैं आपको बता दूं, एक महिला है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई ये कथकली की जननी मानी जाती हैं, तो ये भी आप याद रखना, कथकली की जननी किसको कहा गया? मृणालिनी साराभाई को। हरा रंग किसका प्रतीक है? कुलीनता, सद्गुण और वीरता का। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के रूप में किसे शामिल किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत में त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री ये शामिल होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सिक्किम में तिब्बत बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार सागा दावा किस रूप से किस महापुरुष के जीवन की घटनाओं पर आधारित है? दोस्तों, सागा दावा वो त्योहार है जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हुई, तो उसके उपलक्ष्य में त्यौहार मनाया जाता है। तो आप बताएंगे भगवान बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा के समान है। तो बुद्ध पूर्णिमा वो त्यौहार है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई और भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो मृत्यु आई थी वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन आई थी। तो जो नॉर्थ ईस्ट हम मनाते हैं उसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, वहीं सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। तो सागा दावा भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। यहाँ मैं आपको बता दूँ सिक्किम का नया साल क्या है? लूसूंग। तो लूसूंग सिक्किम का नया साल होता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाद्य सरोद में सामान्यतः कितने मुख्य तार होते हैं और इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो सरोद जो है इसके प्रतिपादक कौन थे? होते उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो रबाब होता है ना, रबाब को मॉडिफाइड करके सरोद बनाया था। ठीक है, सरोद, ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ लिखा गया पंडित रविशंकर। भारत में ना देखो एक अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड, और ग्रैमी अवार्ड संगीत में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए दिया जाता है। और तो भारत का पहला व्यक्ति कौन था जिसको ग्रैमी मिला? पंडित रविशंकर को साल 1968 में संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था। और इनकी एल्बम कौन सी थी? वेस्ट मीट्स ईस्ट। तो ये इनकी मतलब एल्बम थी जिसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत का अवार्ड है, ये भी आप याद रखें। सरोद वादन में कौन फेमस है? जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, उस्ताद अमजद अली खान। बिस्मिल्लाह खान आप जानते हैं शहनाई के लिए, और ये हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? तो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC होती है, ये आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं RBC और WBC का अनुपात कितना होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मानव के शरीर में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, तो 600:1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज पौधों में दीर्घकालिक भंडारण के लिए किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? ग्लूकोज जब बनता है प्रकाश संश्लेषण में तो बाद में वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मैं आपको ये भी बता दूं, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, वो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य में सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल रंग की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है, और ग्रीन रंग की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और स्टार्च जो होता है ना, ये पानी में अघुलनशील होता है, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान में बिना फूलों, बीजों और निम्न श्रेणी के पौधे जैसे मॉस और लीवरबर्ड जो भूमि और जल दोनों पर निर्भर करते हैं उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों, जल में और भूमि पर रहने वाले पौधों को उनको बोलते हैं ब्रायोफाइट, पादप जगत के उभयचर। ठीक है, ब्रायोफाइट कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, देखो इनको रहने के लिए तो चाहिए भूमि, लेकिन जनन के लिए क्या चाहिए? तो जल। तो ये ऐसे पौधे जो जल और थल दोनों में रहते हैं उनको बोलते हैं ब्रायोफाइट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वसा का संचय किस ऊतक में होता है? तो मानव शरीर में वसा जो होती है वो एडिपोज टिश्यू में होती है। एडिपोज टिश्यू, ये जरूर याद रखना, हमारी बॉडी की जो वसा स्टोर होती है वो एडिपोज टिश्यू में होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किस पौधे या पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? तो कुनैन की दवा मिलती है सिनकोना की छाल से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सिनकोना की छाल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मलेरिया किससे फैलता है? तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और इसका काम क्या है? ये जो पैरासाइट है वो मादा एनाफिली मच्छर के अंदर रहता है, मादा एनाफिलीज मच्छर।
तो जैसे ही मादा एनाफिलीज मच्छर आपको काटेगी और ये किसको छोड़ देगी आपकी बॉडी में, प्लाज्मोडियम परजीवी को छोड़ देती है। और इस परजीवी से क्या होता है, आपका लीवर डैमेज होने लगता है, आपकी प्लीहा खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो मलेरिया की जो दवाई है कुनैन, वो किससे मिलती है, सिनकोना की छाल से। अगला प्रश्न, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, जिसे लड़ो उड़ो ग्रंथि भी कहा जाता है। तो लड़ो उड़ो ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। ये हमारे जो गुर्दे होते हैं ना, गुर्दे, ये गुर्दे हैं और इनके ऊपर होती है इस तरह से। तो लड़ो उड़ो ग्रंथि कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, जब भी हम लड़ते हैं, किसी हमें को गुस्सा आता है, तो ये ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न, आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित करने वाले वनस्पति विज्ञान में मटर के दानों पर ऐतिहासिक प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो आनुवंशिक जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों, पौधों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का मुख्य काम क्या है, जाइलम ये जल को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब आप बता सकते हैं फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, कि पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जाइलम क्या काम करेगा, जल तक, और फ्लोएम ये फूड तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा, विटामिन सी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, और इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ये जरूर याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का अन्य नाम है। और विटामिन सी केवल प्लांट से हमको मिलता है, प्लांट फूड से हमको मिलता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता, दूसरा मांस में विटामिन सी नहीं होता। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। यहाँ लिखा गया विटामिन के, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, रक्त का थक्का। ठीक है, विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। विटामिन डी ये सूर्य की रोशनी से हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया था स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, 25 प्रश्नों का अभ्यास किया हमने। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नए मॉक टेस्ट में। और ये जो मॉक टेस्ट है वो हर दिन आता है, संडे को छोड़ के। संडे में ये मॉक टेस्ट नहीं आया करेगा, हर दिन 8 PM पे ये आता है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी नए मॉक टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जी पॉइंट।